Hello everyone, I welcome you all to T20 revision of chapter number 7 of CA Foundation, that is contingent contract and quasi contract. मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये T20 रिविजन है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिटेल रिविजन करनी है। उसके लिए अलग से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे रिविजन लेक्चर डाला है अपने, ठीक है, इस चैनल पे। सो मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू टॉक अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहां पे किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना या ना करना डिपेंड करता है एक कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने से। आई रिपीट, जहां पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना या ना करना डिपेंड करता है एक कोलैटरल इवेंट के होने या ना होने से, उसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको एक डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। मूविंग फॉरवर्ड, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी एंड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट। सर, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जांपल हुआ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का? सो अगर हम एग्जांपल देखें तो अपने एग्जांपल में, ठीक है, सपोज लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है पार्टी के मरने पे, ठीक है। तो मरना इज अ कोलैटरल इवेंट, बट उसके होने या ना होने पे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होता है, ठीक है। देयरफॉर पैसे देने का टाइप डिपेंड होता है। देयरफॉर दोस आर कॉल्ड एज कोलैटरल इवेंट एंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट पे अलग से थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल को छोड़ के आपको उसमें से करीब 4 से 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो डिपेंड अपॉन एक्ट ऑफ अ पार्टी, कि उस पार्टी ने ऐसा किया तो मैं ये करूंगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर किसी पार्टी के मियर विल या प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है परफॉर्म करना, सच कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। मतलब अगर पार्टी का मियर विल या प्लेजर, मतलब उसका मन हुआ तो करेगा या नहीं करेगा, तो मन हुआ कि नहीं हुआ ये बहुत अनसर्टन हो जाता है। देयरफॉर हम बोलते हैं ऐसे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्लास। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखने हैं। ओके, एसेंशियल्स क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट किसी कंटीजेंसी पे डिपेंड होना चाहिए। कंटीजेंसी मतलब इट कैन हैपन और इट कैन नॉट हैपन, ठीक है। नंबर 2, इवेंट कोलैटरल होना चाहिए, इवेंट अनसर्टन होना चाहिए, वो किसी पार्टी के मियर विल या प्लेजर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको ये इंट्रोडक्शन में से कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखने हैं। बट इस चैप्टर में सर और एक पॉइंट बचा हुआ है, दैट इज रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूल्स पे आपको कब मेंशन करने हैं, जब या तो 6 या 7 मार्क के लिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, उसके एसेंशियल्स भी लिखने पड़ेंगे और उसके रूल्स भी मेंशन करने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर डायरेक्टली रूल्स पे क्वेश्चन आता है तो फिर आपको रूल्स लिखने पड़ेंगे। सर रूल्स कितने हैं? 6 रूल्स है, 1 2 सो सर रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अगर हैपनिंग पे डिपेंड करता है, कोई इवेंट हैपन करने पर डिपेंड करता है, तो वो वैलिड होगा व्हेन द इवेंट हैपेंस, वॉइड हो जाएगा व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन और हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर वो डिपेंड करता है नॉन हैपनिंग पे तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। वैलिड कब होगा? व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन और हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, और वॉइड कब हो जाएगा? व्हेन द इवेंट हैपेंस। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में रूल नंबर 1 और 2 समान ही दिया हुआ है, बस उसमें टाइम एलिमेंट ऐड किया हुआ है क्लास, ठीक है। अगर हैपनिंग पे डिपेंड करता है विद इन फिक्स टाइम, तो हैपन कब होगा? व्हेन द इवेंट हैपेंस विद इन फिक्स टाइम। वॉइड कब हो जाएगा? व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम और हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। वाइस वर्सा, अगर नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है विद इन फिक्स टाइम, तो वाइड कब हो जाएगा? व्हेन द इवेंट डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम और इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल विद इन फिक्स टाइम, एंड एग्जैक्टली उल्टा, वॉइड कब हो जाएगा? व्हेन द इवेंट हैपेंस विद इन फिक्स टाइम। सेम एज पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? अगर किसी पर्सन के कंडक्ट पे डिपेंड करता है तब वो वैलिड कब होगा? व्हेन द पर्सन कंडक्ट्स इन दैट वे। वॉइड कब होगा? व्हेन द पर्सन डज नॉट कंडक्ट इन दैट वे। लास्ट पॉइंट, अगर वो कोलैटरल इवेंट इम्पॉसिबल है, जैसे वो मरा, सपोज मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ तो मैं परफॉर्म करूंगा, तो मरा हुआ आदमी कभी जिंदा नहीं होगा,
तो कोलैटरल इवेंट अगर इम्पॉसिबल ही है, ऐसे केस में सच कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड अब इनिशियो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 में 7 में, और एक कंसेप्ट दैट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सी, हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। फर्क क्या है? अगर किसी पार्टी के कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो बन जाता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर लॉ बोलता है कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको लॉ से ऑब्लिगेशन आ रहा है कोई, इट इज इम्पोज बाय लॉ, तब जाके हम बोलेंगे इट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एज इफ और सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। सर, एज इफ या सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट समान ये भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, बट फर्क इतना है कि ये लीगल ऑब्लिगेशन पार्टीज ने म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट करके क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है दैट इज इम्पोज बाय लॉ। लॉ बोलता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे पार्टी पे ये ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि ऐसा करना पड़ेगा। सर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट समान कई एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसमें, बट दिस आर इम्पोज बाय लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन नहीं किया, उसने बोला दिस आर सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग टू दोस क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सर, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का बेस है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। ठीक है, यहां बेसिकली ये लॉस क्यों बने? क्योंकि हमको अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रिवेंट करना है। मतलब नो मैन शुड बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ओके, आगे बताओ। इसी को बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसी को बोलते हैं नोशनल कॉन्ट्रैक्ट, या इसी को बोलते हैं फिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नॉर्मली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से आपको राइट टू रिकवर मनी मिलता है, एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पे आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। ओके क्लास, नाउ आगे जाके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। याद रखना, वो पांचों एग्जांपल को छोड़ के जहां भी आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस नहीं हुआ बट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो सारे बन जाएंगे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे केस में जो 9 पॉइंट्स दिए हैं उसमें से आप कोई भी 6-7 पॉइंट मेंशन कर सकते हो। ओके, बट अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट 6 या 7 मार्क के लिए थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको टाइप्स लिखना पड़ेगा, साथ साथ पहले के 6-7 पॉइंट लिख के आपको टाइप्स भी लिखना पड़ेगा। एंड अगर स्पेसिफिकली टाइप्स पे क्वेश्चन आता है तब जाके आपको टाइप्स लिखने पड़ेंगे। ओके, सो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर 5 सेक्शंस जो आपको याद रखने हैं, सेक्शन 68 टू सेक्शन 72। सेक्शन 68 क्या बोलता है कि अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया दो लोगों को, नंबर 1 माइनर, नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने 3 लोगों को नेसेसरी सप्लाई किया, मैं उसमें और ऐड कर रहा हूं 3 लोगों को, नंबर 1 माइनर, नंबर 2 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या नंबर 3, ठीक है, और कोई भी पर्सन जो उस माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पे डिपेंडेंट है। ओके, ऐसे केस में आप उसके प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर कर सकते हो। ओके, ये है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 क्या बोलता है? अगर किसी पर्सन ने किसी और पर्सन के बिहाफ में पैसा पे किया, आई रिपीट, अगर किसी पर्सन ने किसी और पर्सन के बिहाफ में पैसा, ठीक है, पे किया, ऐसे केस में, ठीक है, वो पर्सन उस पर्सन से पैसा रिकवर कर सकता है भले ही उनके बीच में कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बट ठीक है, इसके लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तब जाके पैसा रिकवर करने का ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर 1, अगर उसने वो बोनाफाइड पेमेंट किया है, यानी सामने वाले पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट किया है, उसने इनवॉलेंटरी पेमेंट किया है। क्या वर्ड यूज किया? इनवॉलेंटरी, मतलब पैसे वापस लेने की उसकी चाहत थी। एंड नंबर 3, सामने वाले पर्सन से बाउंड बाय लॉ था। तो अगर इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ये एग्जांपल ध्यान देना, इस एग्जांपल पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो एक सेकेंड, तो कुछ तो ये हैंग हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है।
तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। उस एग्जाम्पल में के तहत, ठीक है, किसी ने किसी के बिहाफ में टैक्स का पैसा पे किया, तो जो पैसा पे किया है वो पैसा रिकवर कर सकता है। मूविंग फर्दर, ओके। अगर एग्जाम में इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आपको जो सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, ये सारे कंडीशंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? अगर आपने किसी पर्सन के लिए कोई नॉन ग्रेट्यूटस एक्ट किया है, ठीक है, तो ऐसे केस में उस पर्सन से आप वो एक्ट को रिकवर कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल नंबर 2 अगर आप देखोगे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, बट रूल ये है कि इवन दैट एक्ट शुड बी नॉन ग्रेट्यूटियस, मतलब आपके पैसा वापस लेने की चाह होनी चाहिए। ओके, कंसेप्ट नंबर 4 इज फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स पे अलग से एक थ्योरी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अलग से थ्योरी क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है 2 से 4 मार्क के लिए। उसके लिए आपको फाइंडर ऑफ गुड्स का जो मैंने चार्ट क्लास में ड्रॉ कराया था, वो चार्ट ध्यान में रखना है। तो लॉ क्या बोलता है? फाइंडर ऑफ गुड इज लाइक अ बेली ऑफ गुड्स। जैसे हम बेलमेंट करते हैं, वैसे ही फाइंडर ऑफ गुड्स होता है। बेलमेंट का पर्पस क्या होता है? कि हमने आपके पास गुड्स दिया है ताकि आप ट्रू ओनर को ढूंढो एंड ट्रू ओनर को पैसा, वो गुड्स जो भी है वो रिटर्न करो। तो जो भी फाइंडर ऑफ गुड्स रहेगा उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, दो ड्यूटीज आती है। नंबर 1, टू फाइंड ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स एंड रिटर्न द गुड्स, एंड नंबर 2, टू टेक ड्यू केयर ऑफ द गुड्स। आई होप इट इज क्लियर। टेक ड्यू केयर ऑफ द गुड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। नंबर 1, ही हैज राइट ऑफ लीन। तो इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है कि आपको जैसे कोई गुड्स मिला मॉल में, आपने मॉल के ओनर को या किसी के पास रखवा दिया कि ढूंढ के उस पर्सन को वापस कर दो, बट अगर वो ढूंढ नहीं पाया तो वो गुड्स किसके पोजीशन में रहेगा? वो मॉल वाले के पोजीशन में रहेगा कि आपके पोजीशन में रहेगा? द आंसर इज यू आर फाइंडर ऑफ गुड्स, तो वो आपके पोजीशन में रहेगा क्लास। ओके, यू आर फाइंडर ऑफ गुड्स, तो वो आपके पोजीशन में रहेगा क्लास। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो यू हैव राइट ऑफ लीन। पूरे वर्ल्ड में कोई भी आपसे वो गुड्स मांगता है तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट अगर ट्रू ओनर मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। नाउ इसमें पॉइंट हमने क्या देखा था? अगर ट्रू ओनर आपसे मांगता है वो गुड्स को, आपको ट्रू ओनर मिल गया, तो ऐसे केस में, ठीक है, आपने गुड्स पे जो भी नेसेसरी एक्सपेंस किया है वो नेसेसरी एक्सपेंस काट के, ठीक है, या नेसेसरी एक्सपेंस आप ट्रू ओनर से रिकवर कर सकते हो। ओके, आपने जो भी नेसेसरी एक्सपेंस किया है वो ट्रू ओनर से आप रिकवर कर सकते हो। और अगर ट्रू ओनर ने पैसा नहीं दिया तो यू कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। आप उसको जब्त कर सकते हो जब तक आपको पैसा नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, मूविंग फॉरवर्ड। यस, आप लीन तो कर सकते हो नेसेसरीज के अमाउंट को क्लेम करने के लिए, बट आप स्यू नहीं कर सकते। वाइस वर्सा, अगर ट्रू ओनर ने, ठीक है, सपोज कोई अवार्ड या रिवॉर्ड घोषित किया है तो वो क्लेम करने के लिए, ठीक है, आप ट्रू ओनर को स्यू कर सकते हो, बट वो उसको लीन नहीं कर सकते। तो उल्टे पॉइंट से आपको याद रखना है। नेसेसरी एक्सपेंस क्लेम करने के लिए आप लीन कर सकते हो बट स्यू नहीं कर सकते। वाइस वर्सा, रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आप स्यू कर सकते हो बट लीन नहीं कर सकते क्लास। ये आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट, क्या मैं रीसेल कर सकता हूं? यस, अगर ट्रू ओनर नहीं मिला और दो में से एक कंडीशन फुलफिल होती है, ये याद रखना है क्लास। अगर ट्रू ओनर नहीं मिला और दो में से एक कंडीशन फुलफिल होती है तो यस, हम रीसेल भी कर सकते हैं। दो कंडीशन क्या है सर? नंबर 1, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं और पेरिश होने वाले हैं तो आप रीसेल कर सकते हो। नंबर 2, गुड्स के कॉस्ट का आपने 2/3 वैल्यू, और ये याद रखना है क्लास आपको, 2/3 वैल्यू एक्सपेंड कर दिया है, ऐसे केस में आप लीन कर सकते हो, आप रीसेल कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, अगर किसी को गलती से पैसा पे कर दिया या गलती से थिंग्स डिलीवर कर दिया तो यस, आप उससे वो गुड्स को या वो पैसे को क्लेम कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। ये चार्ट में मैंने फाइंडर ऑफ गुड्स दिया है। जो बच्चों को फाइंडर ऑफ गुड्स पे चार्ट दिखना है, आप चार्ट देख सकते हो और ये सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। ओके, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना
है। तो दिस वाज क्लास चैप्टर नंबर 7। आपको मैंने T20 रिवीजन किया, इसमें से दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केस लॉ का नाम आप चाहो तो याद कर सकते हो। ओके, दूसरा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या कंडीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जगह यूज होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। So this question is very important for exam point of view. It's a question. It is very important for exam point of view. तो आपको ये क्वेश्चन भी याद कर लेना है, ओके, कि वेजरिंग और कंजर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो दिस वाज माय T20 रिवीजन लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 7 कंजर कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। इसको भी डिटेल रिवीजन करनी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मेरे प्लेलिस्ट में रिवीजन लेक्चर्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, आप वो देख सकते हो मेरे चैनल में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।